हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 70वें बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2025 में हम लोगों का होने वाला है। इसके लिए मैंने इसका जो एक सिलेबस है वो बताने का प्रयास किया है और कुछ सेलेक्टेड टॉपिक जो बीपीएससी 70वें में के मुख्य परीक्षा में, यहाँ मेंस लिखने में MAINS होगा, यहाँ पर N छूट गया है, तो थोड़ा सा आप लोग समझेंगे कि टाइपिंग मिस्टेक है। और री एग्ज़ाम जैसा कि आप लोग को मालूम चल ही चुका है कि 4 जनवरी 2025 को जो बापू परीक्षा परिसर में आयोजित किया गया था उसको कैंसिल किया गया। उसका दोबारा एग्ज़ाम 4 जनवरी को ले लिया जाएगा। कम ही समय मिलेगा प्रारंभिक परीक्षा से मुख्य परीक्षा के बीच में। कम इसलिए कहा जाता है कि जो भी आपको तैयारी करने हैं, जितने सब्जेक्ट हैं, जितने क्वेश्चन पर आपको तैयारी करने हैं, इन बातों को यदि आप ध्यान दें तो जो समय दिया जा रहा है ये बहुत ही कम होता है। तो मजबूती से लगना पड़ेगा, संकल्पित होकर के लगना पड़ेगा, तभी जा कर के आप मुख्य परीक्षा में कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो यहाँ पर सिलेबस मुझे लग रहा है कि आप लोग सभी जान ही चुके होंगे, लेकिन फिर भी जिनकी सिलेबस में भी अभी कुछ समस्याएं हैं तो उसके लिए मैं सिलेबस थोड़ा आंशिक रूप से ही बताऊंगा। डिटेल लिखा हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा। यहाँ पर मैंने एक पेज बना लिया है और इसी पेज के मदद से अब आपको सिलेबस में बताने वाला हूँ। तो इस पेज में लिखा हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा 150 मार्क्स का होगा। मेरे हिसाब से कट ऑफ मैंने दे दिया है कि 89 नंबर जिनको आ रहा है वो सुरक्षित हैं, वह मुख्य परीक्षा में तैयारी में लग जाएं। ये मैंने जनरल के लिए लिया है, 89 जो है ये मैंने जनरल के लिए लिया है, जनरल मेल के लिए लिया है। और अब आप अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपना मार्क्स सोच लें। उस अनुपात में यदि आपको नंबर आता है तो आप जानिए कि आपका रिजल्ट 95% से ज़्यादा चांस है कि आपका रिजल्ट होगा। अब मुख्य परीक्षा के सिलेबस की यदि बात करें तो मुख्य परीक्षा के सिलेबस में कुल मिलाकर के 5 सब्जेक्ट के आपको एग्जाम देने होते हैं। 5 सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना होता है? तो 5 सब्जेक्ट में एक जो हिंदी है सिर्फ पासिंग है, कम से कम आपको पास होने के लिए 30% मार्क्स जो है वो लाना अनिवार्य होता है। और इसका जो है, इस पासिंग का मतलब ये होता है कि हिंदी में आप जो नंबर लाएंगे इसका मुख्य परीक्षा में निर्धारण जो है, मेधा सूची का जो निर्धारण होगा इसमें इसकी गणना नहीं की जाएगी। और दूसरा वैकल्पिक विषय जो है यह भी पासिंग है, इसमें पास होने के लिए आपको 40% अंक लाना जरूरी है और इसका भी अंक मेधा सूची का जो निर्धारण होगा उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। अब क्या बचता है? तो अब आपके पास 3 सब्जेक्ट और बच जाते हैं, जीएस का पेपर 1, जीएस का पेपर 2 और निबंध लेखन। तीनों जो है आपका 300 नंबर का एग्जाम होगा और तीनों ही एग्जाम में आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। इसमें कुल मिलाकर के 3 6 2 8 प्रश्न जीएस पेपर 1 में हल करने होते हैं। जीएस पेपर 2 में भी 8 प्रश्न ही हल करने होते हैं, लेकिन निबंध लेखन में 3 निबंध आपको तीनों सेक्शन से एक एक लिखने होते हैं। 700 से 800 शब्द में आपको निबंध लिखना है और तीनों ही निबंध के लिए आपके लिए 100 नंबर निर्धारित किया गया है। इसके बाद और यदि बात करें तो फिर क्या है कि साक्षात्कार 120 नंबर का होगा, तो 3 और 3 और 3 1000 और नहीं 900 और 120 1000 यानी 1020 नंबर पर आपके मेधा सूची का निर्धारण किया जाएगा। अब आप लोग जानते हैं कि जीएस के पेपर 1 में 3 खंड होते हैं। पहले खंड में हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरे सेक्शन में, मैं पेपर 1 की बात कर रहा हूँ, दूसरे सेक्शन में इंटरनेशनल, नेशनल से रिलेटेड करेंट मुद्दे पर यानी वर्तमान समसामयिक मुद्दे पर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा खंड स्टैटिक्स का होता है, सांख्यिकी का होता है। कुल 4 में से 2 प्रश्न के जवाब आपको देने होते हैं। इस प्रकार से जीएस 1 हो गया। उसके बाद जीएस 2 की बात करें तो इसके सेक्शन 1 में जो है कि पॉलिटी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं और दूसरा सेक्शन की यदि बात करें तो उसमें इकोनॉमिक्स और प्लस ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं और तीसरा जो सेक्शन होता है उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। ये तीनों सेक्शन हो गया आपका जीएस पेपर 2 का। उसके बाद यदि हम बात करें
निबंध लेखन का, तो निबंध लेखन में भी 3 सेक्शन होगा। पहला जो 2 सेक्शन होगा, इस 2 सेक्शन में यूपीएससी पैटर्न पर आधारित निबंध पूछे जाते हैं। संघ लोक सेवाएं में जिस प्रकार से निबंध पूछे जाते हैं उसी प्रकार के निबंध पहले 2 सेक्शन में रहेगा, जबकि तीसरे सेक्शन में जो निबंध होगा वह बिहार के किसी न किसी मुद्दे से रिलेटेड होगा। तो ये 3 निबंध आपको लिखने होते हैं। तो ये था एक साधारण कहिए आपका मुख्य परीक्षा का सिलेबस पर चर्चा। अब मैं चर्चा कर लेता हूं कि आपको कुछ कुछ प्रश्न तैयार करने होंगे, क्योंकि इस टाइप की बात ज़्यादा करने से बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा किन बातों में? तो फ़ायदा इन बातों में है कि आप तैयारी कितना कर पाते हैं, आपकी तैयारी किस रूप में हो पाएगी, तैयारी करने के लिए आपको क्या क्या करने चाहिए। मैं यहाँ पर 3-4 प्रश्न दे रहा हूँ। इन 3-4 प्रश्न को अब आप तैयार करना शुरू कीजिए। मैं समय समय पर आपको प्रश्न दिया करूँगा और संभव होगा तो आप उसका आंसर बना करके लिख के मेरे टेलीग्राम पर आप पोस्ट किया करेंगे। मैं आपके आंसर राइटिंग का जो पोस्ट होगा उसको बारीकी से पढ़ूंगा और किस सेक्शन में आपने क्या कमी छोड़ी है या फिर क्या एक्स्ट्रा लिख दिया है या कहाँ क्या जोड़ना चाहिए, तो इस प्रकार का मैं उसको मार्क आउट करूँगा। उसके बाद फिर आपको मैं वापस रिप्लाई करूँगा कि ये कमियाँ आपके प्रश्न में है, और जो नहीं भी लिख पा रहे हैं तो वह भी देखेंगे कि आपने ये लिखा, इसमें ये मार्क किया गया है। तो फिलहाल मैं 4 प्रश्न आपको दे रहा हूँ। 4 प्रश्न कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 यदि बात करें तो नंबर 1 प्रश्न में नंबर 1 बात करें तो एक प्रश्न जो वर्तमान में काफ़ी चर्चा में चल रहा है, एक देश एक चुनाव। प्रश्न क्या है? एक देश एक चुनाव, एक देश और एक चुनाव। ठीक है, पूरे देश में एक ही बार यदि चुनाव कराया जाए तो ये किस प्रकार से संभव है, कैसे संभव है, इसके लिए क्या करने होंगे, इस प्रकार की बातों से रिलेटेड। अच्छा, जो भी प्रश्न आप तैयार करेंगे उसमें जितने डायमेंशंस हो सकते हैं, जितने प्रकार से हो सकते हैं उतना प्रकार से तैयार कीजिए, क्योंकि प्रश्न आप जो तैयार करेंगे ये जरूरी नहीं है कि उसी प्रकार से पूछा जाएगा। आप तैयार कुछ करेंगे और पूछ लिया जाएगा कुछ, तो इसके लिए आपको मल्टीपल डायमेंशंस में प्रश्न को तैयार करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। आप कितना भी टॉपिक तैयार कर लेंगे, एग्जामिनेशन हॉल में आपको एक नया टॉपिक मिलेगा, नया कुछ देखने को मिलेगा, और आप फिर सोचेंगे कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। फिर भी लिखना है आपको। यदि प्रश्न आपके छूट जाते हैं तो फिर आपका रिजल्ट आने की संभावना कम हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करना है कि हमने नहीं भी पढ़ा तब भी लिखना है। ये क्या बोल रहे हैं? तो हाँ, ये सही बोल रहे हैं। आपने यदि नहीं भी पढ़ा है तो भी कुछ ना कुछ आपको लिख करके आना है। इसके लिए आपको बहुत अधिक प्रश्न तैयार करने होते हैं। जब आप बहुत सारे प्रश्न तैयार किए रहते हैं या जिस प्रश्न को तैयार किए हैं उसको मल्टीपल डायमेंशंस में आपने तैयार किया है, तो आपको लिखने की कैपेसिटी बढ़ेगी और कुछ ना कुछ आप लिख कर चले आएंगे। पूरा प्रश्न यदि एक देश एक चुनाव पर बनाया जाए तो इस प्रकार से बन सकता है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर एक बार बोल दे रहा हूँ, आपको लगे तो आप वीडियो को रिपीट करके सुन लेंगे। एक देश एक चुनाव की अवधारणा का अवलोकन विश्लेषण कीजिए और इससे जुड़े लाभ और इससे जुड़ी चुनौतियों पर प्रकाश डालें। इसे व्यवहार्य में बनाने के लिए क्या कुछ उपाय करने चाहिए, उसमें अपना सुझाव जो है कि ऐड करना है। अब यहाँ पर मैं दूसरा प्रश्न आपको दे रहा हूँ, और दूसरा प्रश्न ये है कि भारत और यूरोपीय संघ, वर्तमान में जो यूरोपीय संघ में जो भी मुख्य देश हैं उनसे रिश्ते जो है भारत के काफ़ी प्रगाढ़ होते हुए नज़र आ रहा है। तो भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो है बढ़ते व्यापार और अन्य मुद्दों में क्या क्या शामिल है, क्यों बढ़ रहा है, इसके क्या लाभ हो सकते हैं या इसके क्या हानियां हो सकती है। भारत और यूरोपीय संघ की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, भारत और यूरोपीय संघ, इससे रिलेटेड जो भी मैं टॉपिक दे रहा हूँ इसका मल्टीपल डायमेंशंस आपके पास होने चाहिए। वर्तमान स्थिति, पहले क्या स्थिति थी, आगे इसके लिए क्या क्या चुनौतियाँ हो सकती है, क्या लाभ मिलेगा भारत को इससे क्या नुकसान है,
क्यों वर्तमान में यह स्थिति उत्पन्न हुई है, सभी बातों को आपको ध्यान में रखते हुए इसका आंसर राइटिंग करना है। इसका प्रश्न यदि बोलें तो इस प्रकार से बन सकता है, यूरोपीय संघ की उभरती व्यापार और प्रौद्योगिकी नीतियों का भारत के सामरिक हितों पर प्रभाव का आकलन कीजिए तथा साथ ही सहयोग एवं संभावित संघर्ष के क्षेत्र पर चर्चा कीजिए। यदि आप प्रश्न लिखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके प्रश्न को लिखिए और उसके बाद इसको ठीक से आंसर लिखने का प्रयास कीजिए। आप यदि आंसर लिखते हैं तो हमें टेलीग्राम पर पोस्ट करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, और टेलीग्राम का लिंक जो है कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इजी वे में मिल जाएगा। आप जब आंसर लिख कर भेजेंगे तो मैं आपके आंसर को पढ़ूंगा, आपके आंसर का विश्लेषण करूंगा, और यदि आपने सटीक लिखा है तो मैं और भी दूसरे स्टूडेंट को कहूंगा कि यह प्रश्न जो है अच्छा आंसर राइटिंग है, इसी टाइप का आप लिखिए, इसी प्रकार का उत्तर बनाइए। कुछ आसान भी प्रश्न हिस्ट्री के भी मैं एक आध दे दूंगा, और कुछ प्रश्न मैं आपको भी अपने हैंडराइटिंग में लिख कर दूंगा। नीचे एक पेज में लिंक दे दूंगा उस पीडीएफ का, उसी टाइप के पेज पर आंसर राइटिंग करें। उसी टाइप का पेज चूँकि मुख्य परीक्षा में आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर मिलेगा, तो वो पेज में एक पीडीएफ फॉर्म आपको दे दूंगा, आप उसको प्रिंट करवा करके जनरल आप अपने कॉपी में ही लिखा करें। कभी कभार आप उस पेज में भी लिख कर, चूँकि प्रिंट निकलवाने में कुछ खर्च हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत खर्च जरूर कीजिए, पैसा ज़्यादा खर्च करने की बहुत आवश्यकता नहीं है। एक और प्रश्न मैं दे रहा हूँ, 3 प्रश्न आप लोगों को मैं यहाँ पर अभी दे रहा हूँ। 3 प्रश्न में तीसरा प्रश्न है आपका, बौद्ध धर्म जो है इसके समर्थन में भारत जो है कि अधिक झुका हुआ प्रतीत हो रहा है। हाल के समय में बौद्ध से रिलेटेड बहुत सारे काम जो है भारत ने किए हैं, ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या भारत की मंशा है। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म को समर्थन देने के लिए भारत द्वारा किए गए हालिया पहल की चर्चा करना है। बौद्ध धर्म के बारे में आपको, हाँ, बौद्ध धर्म को समर्थन भारत जो है कि हाल फिलहाल बौद्ध धर्म का समर्थन हाल फिलहाल भारत अधिक किया है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि पहला एशिया जो समिट है वो भारत में, बौद्ध समिट जो है वो भारत ने अभी पिछले महीने किया है। तो ये आपको दिल्ली में आयोजित हुआ था, आप लोगों को पता होगा। तो इस संदर्भ में इससे रिलेटेड यदि कहें प्रश्न की कैसे बन सकता है, तो इस प्रकार से प्रश्न बनाया जा सकता है कि बौद्ध धर्म को समर्थन देने के लिए भारत द्वारा किए गए हालिया पहल की चर्चा करें। तो ये 3 प्रश्न मैंने अपनी ओर से आप लोगों को दिया है। तीनों प्रश्न को अच्छी तरह से आंसर राइटिंग कीजिए और फिर हमें टेलीग्राम पर पोस्ट कीजिए। एक प्रश्न मैं हिस्ट्री का दे रहा हूँ, बहुत आसान छोटा सा प्रश्न दे रहा हूँ, क्योंकि हिस्ट्री एक आसान विषय है। पूरे यदि मुख्य परीक्षा के सिलेबस की बात करें तो उसमें जो जीएस पेपर 1 का सेक्शन 1 है, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर वाला, तो इसमें ट्रेडिशनल प्रश्न यानी परंपरागत प्रश्न ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। इस नाते आपको यह टॉपिक आसान लगता है, और उसमें जो भी गेस मैं दूं या कोई और शिक्षक दे, ऐसा नहीं कि मैं अपने आप को सिर्फ काबिल समझता हूँ, सभी शिक्षक काबिल ही हैं। तो कोई भी आपको गेस यदि देगा तो हिस्ट्री सेक्शन में आप समझिए कि उतना पढ़ लेने से काम चल जाएगा। लेकिन करंट अफेयर्स की बात करें, उधर पॉलिटी की बात करें, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की बात करें, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन की बात करें, तो यहाँ थोड़ा कठिन हो जाता है। तो आपका दायित्व है कि मैक्सिमम अधिक से अधिक प्रश्न का तैयारी करें, अधिक से अधिक प्रश्नों पर आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करें, और जहाँ तक हो पाएगा शाही पाठशाला आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ। जो भी होगा संभव प्रयास आपके साथ करता रहूँगा। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही। तो आज मैं एक हिस्ट्री का टॉपिक दे रहा हूँ, भारत शासन अधिनियम 1909। तो 1909 के भारत शासन अधिनियम पर आप एक नोट्स तैयार करेंगे। ये शॉर्ट टाइप नोट्स होगा, और इसको तैयार करके हमें
जरूर टेलीग्राम पर पोस्ट कीजिएगा, क्योंकि यह छोटा प्रश्न है। भारत सरकार अधिनियम 1909 भी कह सकते हैं, भारत शासन अधिनियम 1909 कह सकते हैं, इसी को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। तो ये आपको तैयार करके आंसर राइटिंग करके हमें पोस्ट करना है। मैं कोशिश करूंगा कि एक एक प्रश्न का मैं अपने हैंड रिटन में मल्टीपल डायमेंशंस में क्वेश्चन को लिखूं और ये भी आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करूं। मेरे द्वारा उपलब्ध कराया गया कोई भी पीडीएफ जो होगा, मैं पीडीएफ का लिंक दे दिया करूंगा जब भी आंसर राइटिंग करूंगा, आपको व्याख्या करूंगा। तो जो मेरे द्वारा उपलब्ध कराया गया पीडीएफ होगा उसके लिए आपको कोई पे नहीं करने होंगे, ये चार्जेबल नहीं होगा। तो बने रहिए साई पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।